हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फोर्स, ये चैप्टर पूरा वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक ही शॉट में आपको सारे चैप्टर इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इज़ फोर्स, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा एक फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, फिजिकल कॉज है। फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। जैसे मैं बात करूं किसकी, फोर्स की, तो हो गया ऑब्वियसली मास हो गया, टाइम हो गया और वेट हो गया। ठीक है, प्रेशर हो गया। ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी? सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र कर सकते हैं। आप क्लास 9 में ये चीज़ पढ़ चुके हो। ओके, तो इनको भी मेज़र कर सकते हैं। तो फोर्स भी क्या है, जो चैप्टर है हमारा, ये भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करता है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, जो या तो स्टेट चेंज कर देगा। एक रेस्ट में बॉडी है, ठीक है, रेस्ट में एक बॉडी है, इसको अगर मैं फोर्स लगाता हूँ ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, या फिर मोशन में कोई बॉडी है, एक बॉल मूव कर रही है, उसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ फोर्स लगा के। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो चेंज इन स्टेट। ओके, या टेंस टू चेंज। क्या करता है, सपोज मैंने बहुत हैवी ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाया, ये मूव नहीं करा, तो क्या मैंने फोर्स लगाया? आंसर है बिल्कुल लगाया। उसने चेंज नहीं किया इसके स्टेट को, लेकिन ट्राई किया इसके चेंज को चेंज करने का, तभी ये क्या होगा? फोर्स होगा। साइज शेप चेंज कर देता है फोर्स। ये सारी चीज़ें हम क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फोर्स आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्लास 9 से, मैंने अभी आपको समझा भी दिया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज आएगी इसमें हमें पढ़ना है वो है मोशन, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, दो टाइप के मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को मैं लीनियर मोशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। जैसे देखो, अगर एक बॉडी है सपोज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको ए बी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा, ये ए बी ऑब्जेक्ट में जब ये मूव करेगा, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना इस ऑब्जेक्ट के, मैं बोल रहा पॉइंट नंबर 1 P1 P2, जितने भी पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में, ये सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस अगर मूव कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स अगर इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया, ठीक है, ये इनकी नई पोजीशन है, P3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ सारे के सारे पार्टिकल सपोज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये बॉडी यहाँ से यहाँ गई, सब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस मूव किया? इक्वल डिस्टेंस मूव किया। तो मैं क्या बोलूँगा, एक ऐसा एग्जांपल है ट्रांसलेशन मोशन है। बात क्लियर हो गई होगी। ट्रांसलेशन मोशन मतलब जिसमें हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस मूव करता है, ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, इसे लीनियर मोशन भी कह सकते हो। ओके, पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन देखो, ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, सारे के सारे पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्टेंस मूव करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस मूव नहीं करेंगे। जैसे देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है कुछ तरह से, या फिर एक फ़ैन है, जैसे फ़ैन रोटेट कर रहा है, इसका ब्लेड है, ये मूव कर रहा है, तो आप देखोगे ये ब्लेड ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से रोटेट कर रहा है, ये सेम। ओके, ये P1, ये P2, सॉरी ये P1 P2 P3, 3 पॉइंट ले लिए मैंने, P1 P2 और P3। मैं देख रहा हूँ ये डिस्टेंस कितना है, सपोज मुझे पता चला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस मूव कर रहा है। बॉडी एक ही है, ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट ने अलग अलग डिस्टेंस मूव किया। और ये पॉइंट जो होगा ये तो मूव ही नहीं करेगा, जैसे हम पिवट पॉइंट बोलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मोशन को मैं क्या बोलूँगा, रोटेशनल मोशन बोलूँगा, जिसमें हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मूव नहीं करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस मूव करेगा, उसे हम रोटेशनल मोशन बोलूँगा। और जो रोटेशनल मोशन होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो फिक्स होगा रोटेशन मोशन में। अगर आप ध्यान से देखोगे, फ़ैन रोटेट कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रही है, देखो अगर ये, इसको मैं रोटेट करा के दिखाता हूँ आपको ना, इस मार्कर को इसके अराउंड, जब मैं रोटेट कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, ये पूरी बॉडी रोटेट कर रहा है पूरा मार्कर, लेकिन एक पॉइंट है इसमें
जो रोटेट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट इस पर रोटेट नहीं कर रहा, उसी को मैं बोलूँगा पिवट पॉइंट। ठीक है, उसे क्या बोलूँगा? पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट क्या है? पिवट पॉइंट इज दैट स्टेशनरी पॉइंट दैट डू नॉट रोटेट। ओके, तो ये पिवट पॉइंट हो गया। जैसे कि व्हील रोटेट कर रहा है, व्हील में क्या होगा? सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो रोटेट करेंगे, सारे पार्टिकल्स, बस एक पार्टिकल होगा, एक पॉइंट होगा जो रोटेट नहीं करेगा, उसी को मैं बोलूँगा पिवट पॉइंट। तो रोटेशन मोशन हमेशा क्या होगा? एक पिवट पॉइंट के अराउंड, एक स्टेशनरी पॉइंट के अराउंड होगा। ओके, तो रोटेशन मोशन क्लियर है और पिवट पॉइंट क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। एक व्हील रोटेट कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है। एक फ़ैन रोटेट कर रहा है, एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, इसके अलावा एक टॉप रोटेट कर रहा है, एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे इसके बाद। अब देखो, अब एक और चीज़ है, वैसे आगे पढ़नी है लेकिन अभी बता देता हूँ। इस पॉइंट पे है ना, जो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है रोटेशन की। इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। जो टेंजेंट होगा यहाँ पर, यही मुझे क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। उसके बारे में वैसे आगे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अभी देखेंगे उसको। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्स क्या होता है आप 9th क्लास से पता है आपको। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? रोटेशन मोशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ओके, वो क्या है? अब हम पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ से मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, अभी यहाँ बोर्ड में आपको दिखा नहीं सकता लेकिन आप खुद करके देखोगे। जैसे कि एक डोर है, डोर का क्या होता है? ये जो एंड होता है ना, ये वाला एंड, ये फिक्स होता है क्योंकि जॉइंट है, जो हिंजेस है यहाँ पर, ठीक है, ये जॉइंट है। जब आप डोर को पुश करते हो, फोर्स लगाते हो, तो क्या होगा? डोर रोटेट करता है। डोर क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ क्या क्रिएट हुआ? टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हुआ। डोर रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हुआ। तो इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्यों हुआ अभी समझते हैं। पहली बार टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? जब हम फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं और वो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन ना करे, कैसा करे? रोटेशनल मोशन करे। रोटेशनल मोशन अभी समझाया था मैंने, एग्जांपल डोर का हो गया, ठीक है, फैन रोटेट कर रहा है, एग्जांपल हो गया, ठीक है। और इन सब में एक पॉइंट कॉमन होगी कि इनमें क्या होगा? एक पिवट पॉइंट जरूर होगा। डोर में क्या होगा? जो हिंजेस है, ये जो पॉइंट अटैच है, ठीक है, वॉल से, ये क्या होगा? यही होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर पिवट पॉइंट हो गया। बहुत सारे ये सारे पिवट पॉइंट है। ये हो गया रोटेशन की एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स क्या कर रहा है? इसको रोटेट करा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, इस फोर्स ने इसको रोटेट क्यों कराया? ठीक है, इस फोर्स ने इसको रोटेट क्यों कराया? एक आंसर कैसे निकालता है इसका? इसका क्या आंसर हो सकता है? देखो, सपोज करता हूँ मैं, ये डोर का ना ये एंड ना अगर फिक्स नहीं होता, इससे वॉल से फिक्स नहीं होता, सपोज किसी तरह से ये डोर यहाँ पर इस तरह से स्टिल है, ओके, डोर यहाँ पर स्टिल है, तो अगर मैं फोर्स लगाता, ठीक है, किसी ने होल्ड कर रखा सपोज ना, या फिर फिक्स है किसी, हम समझ लो कि डोर इस तरह से है, ये रहा डोर, ओके, किसी भी एंड में फिक्स नहीं है। मैं फोर्स लगाऊँ तो क्या होगा? ये फोर्स लगाऊंगा तो डोर ऐसे जाएगा, रोटेशन मोशन हुआ नहीं हुआ। अब मैं फिक्स कर देता हूँ इस एंड को, अब फोर्स लगाता हूँ, अब क्या हुआ? अब रोटेट करेगा। तो यानी कि बात क्या समझ में आई? रोटेट क्यों कर रहा है डोर? क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है। जब एक एंड फिक्स होगा तो इसमें टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा, और इसी का एक नाम और क्या है? टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क क्या है? इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा। अब देखो, उसको डिफाइन कर लेते हैं टॉर्क को, ठीक है। टॉर्क को, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। निकालेंगे इसे टॉर्क को, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो है टॉर्क इज फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस between
बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या है ये अभी समझाता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर पिवट पॉइंट, एक्सिस ऑफ पिवट पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिर पिवट पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है। समझो इस बात को। डोर वाला एग्जांपल में वापस आते हैं। ये डोर था, ठीक है, मैंने क्या किया, फोर्स यहाँ लगाया, कुछ इस ऐसे बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये डोर था, मैंने फोर्स कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ओके। अब पिवट पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। बहुत सारे पिवट पॉइंट्स हैं, इसको मान लो यहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ मैं क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कहाँ लगा रहा हूँ फोर्स, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना यहाँ से, इस पिवट पॉइंट से इसका और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये क्या देगा मुझे, इनका प्रोडक्ट देगा, टॉर्क देगा। तो टॉर्क सिंपली क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेसिकली। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और पिवट पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट होगा टॉर्क, ठीक है। इसी से टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब आप वो जो बोलोगे कि सपोज मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ ये परपेंडिकुलर नहीं है, हो सकता है आप क्या करो, ये डोर है सपोज, ये फिक्स है पॉइंट, ठीक है, समझना ये एक्सिस फिक्स है, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है, और वो तो उसके परपेंडिकुलर नहीं है, मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, कुछ ऐसे, ये, और अब बेटर तरीके से समझाता हूँ आपको, ये, ठीक है, मेरा फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, अरे ये डिस्टेंस यार परपेंडिकुलर, तो अब यहाँ तो 90 नहीं बनेगा, यहाँ तो 90 नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँगा। कंपोनेंट बनाते हैं इसका बेसिकली फोर्स का, मैं क्या बनाऊँगा, दो कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं फोर्स को, जो आप क्लास 11 में सीखोगे। इसको हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर सकता हूँ फोर्स को, ठीक है। एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये, ठीक है। इसको इसका कंपोनेंट मैं यहाँ बना सकता हूँ कुछ ऐसे, जो क्लास 11 में आप समझोगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होगा इसी से निकलेगा टॉर्क, ठीक है। तो हमेशा क्या लेना है, पॉइंट क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, किसके बीच में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के बीच में, ठीक है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड से, ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी फोर्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है। सपोज एग्जांपल क्या, मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये पिवट पॉइंट और जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो कितना आ गया टॉर्क, 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क की, ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे, आई होप इतनी बार आपको क्लियर होगी, ठीक है। टॉर्क वेक्टर है या स्केलर, तो आंसर है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप पढ़ोगे 11 में तब डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, ठीक है। पहले इतना आप देख सकते हो, अगर आप नोट करना चाहो तो इतना आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ डेफिनेशन क्या है, और टॉर्क का फॉर्मूला, सिंबल क्या होता है टॉर्क का सिंबल है टाउ, ओके। ये हो जाएगा आर क्रॉस, आर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट क्रॉस एफ, ठीक है। अभी क्रॉस नहीं बोलूँगा यहाँ पर, अभी बस सिंपली अब मल्टीप्लाई समझो। क्रॉस तब बोलते हैं जब वेक्टर पढ़ोगे आप क्लास 11 में, ठीक है। अभी बस मल्टीप्लाई है, यूनिट ये रही, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन क्या होगी देखो, तो इसकी डायरेक्शन टॉर्क की क्या होगी, ये रही मेरी फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स है, ओके, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, या फिर इन दोनों वेक्टर जो होते हैं, जब वेक्टर पढ़ोगे इसको, ये वेक्टर है दोनों, ठीक है। इन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर,
सिंपल समझो अभी के लिए, क्लास 10 के लिए, कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जो टॉर्क होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से। ओके, उसे हम किसे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो आर क्या है, आर मेरे कहाँ लग रहा है, आर यहाँ से यहाँ है ना। ओके, तो दिस इज आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हैंड रूल को। ठीक है, राइट हैंड रूल में कैसे, अपनी फिंगर को आर से एफ की तरफ कर्ल करो, आर से एफ की तरफ कर्ल करो। ठीक है, सॉरी आर की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ, ये होगी आर की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से तो देखो आर से एफ की तरफ कर्ल करो, ये आर यहाँ है, आर से एफ की तरफ, ये आर से एफ की तरफ, तो आ जाएगा मेरा टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ। ठीक है, अभी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक में टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करी है, बस क्या पूछा है आपको कि टॉर्क क्या होता है। ओके, डिटेल में आप डायरेक्शन वगैरह जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, किधर है, अगर सपोज इधर है, ठीक है, तो तब मैं क्या बोलूँगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये टॉर्क का मूवमेंट है, जैसे कि बॉडी कुछ ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, बॉडी कुछ ऐसे रोटेट कर रही है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसके ऑपोजिट। पॉइंट क्या बोला है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लूँगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव। ठीक है, बस ये पॉइंट लिखा है आपकी बुक में। ठीक है, कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। अभी मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, जब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे तब ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लूँगा, क्लॉकवाइज है तो -20 न्यूटन मीटर लूँगा। बस ये बात समझ। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, एक पॉइंट रह गया था उसमें बताने के लिए, क्या मैं, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन मीटर है टॉर्क की यूनिट, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को डिफाइन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे डिफाइन किया मैंने, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस मतलब आर मल्टीप्लाई समझो अभी के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर क्रॉस एफ, आर मतलब, तो अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस क्या होगा, पिवट पॉइंट से जहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, इतने डिस्टेंस पे अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, कितना टॉर्क लग रहा है, 1 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से 1 न्यूटन मीटर को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से, अगर 1 न्यूटन फोर्स मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे अप्लाई करता हूँ, 1 मीटर डिस्टेंस मतलब पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तब मैं बोलूँगा 1 न्यूटन का टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखा रहा हूँ, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करा रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, इसके बाद अब देखो, एक बात और रह गई थी, वैसे तो मैंने बता दिया ऑब्वियसली कि टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फिर भी देख लेते हैं इसे। फैक्टर अफेक्टिंग टॉर्क वो क्या होगा, तो वो होगा पहले बात मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, जो हम देख चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे कि डोर है, मैं ज़्यादा टॉर्क से अगर इसे ज़्यादा फोर्स से खोलता हूँ, ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, तो ज़्यादा जोर से ही रोटेट करेगा। ठीक है, तो टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के। 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, पूरा भी लिखूंगा नहीं है सब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पिवट पॉइंट। ठीक है, द पिवट पॉइंट, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकता हूँ, पिवट पॉइंट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है,
इसका एग्जांपल अभी आएगा, इसका एप्लीकेशन देखो। जैसे कि आपको पता है डोर का हैंडल, क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि वाई डोर हैंडल ऑफ डोर इज़ प्रोवाइडेड एट द एंड। डोर का हैंडल एंड में ही क्यों प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो क्यों प्रोवाइड होता है, बिकॉज देखो सपोज ये डोर है ना, सपोज इमेजिन करना है डोर है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट मतलब एक्सिस है, एक्सिस रोटेशन फिक्स है जो, ठीक है। यहाँ से रोटेट करेगा डोर कुछ इससे ऐसे रोटेट करेगा, ये फिक्स रहेगा, ये रोटेट करेगा। समझ लो फिक्स कर नहीं पा रहा हूँ मैं, समझ सकते हो आप कि ये फिक्स रहेगा, ऐसे रोटेट करेगा डोर, ठीक है। ऐसे ये डोर रोटेट करेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाता हूँ बीच में, 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, डोर के बीचों बीच। 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ बीचों बीच। यहाँ से कितना डिस्टेंस है, सपोज 5 सेंटीमीटर, ओके। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझने के लिए कितना ले लेते हैं, सपोज 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में ले लेते हैं 0.2 मीटर, ठीक है। फिगर थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं है, बस समझने के लिए वैल्यूज़ ले रखी है मैंने। 10 मीटर का न्यूटन का फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, एक्सिस से 0.2 मीटर दूर लगा रहा हूँ, ओके। और 10 न्यूटन का ही फोर्स मैं कहाँ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे, सपोज बोलता हूँ 0.6 न्यूटन, 6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। और 10 न्यूटन का फोर्स, किस में ज़्यादा टॉर्क लगा, किस में ज़्यादा टॉर्क क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि एक सेकेंड में दिखता हूँ आपको, ये दिख रहा है तो बिल्कुल है ना, इसमें ज़्यादा, क्योंकि 0.6 × 10 इज़ 6 न्यूटन मीटर, और इसमें कितना आएगा 2 न्यूटन मीटर। टॉर्क इसमें ज़्यादा क्रिएट हुआ इसमें, ठीक है। तो सपोज इस डोर को ओपन करने के लिए, रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए था, सपोज 5 न्यूटन चाहिए था। तो मैं कम से कम फोर्स लगा के इसको क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह समझ सकते हो, ज़्यादा टॉर्क इसमें लगेगा, या ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन, इसका आंसर कैसा होगा देखो। सपोज ये डोर था, इसको ओपन करने के लिए कितना चाहिए, मैं बोलता हूँ 20 न्यूटन चाहिए, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए इसे ओपन करने के लिए, ओके। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, सपोज 1 मीटर है, सपोज समझने के लिए, ठीक है। ये 1 मीटर है, और इससे कम क्या हो जाएगा, ये इसको और ठीक करते थोड़ा सा, चलो ठीक है 1 मीटर ये रख लेते हैं। और ये मैं बीच में लगाऊंगा अगर तो 0.5 मीटर, ओके। कितना चाहिए मुझे, 20 न्यूटन मीटर बनाना है। कितना टॉर्क चाहिए, 20 न्यूटन मीटर। डिस्टेंस कितना है, एक में 1 मीटर है, और दूसरे में कितना है, दूसरे में है 0.5 मीटर। यहाँ टॉर्क कितना है, दोनों में 20 न्यूटन नहीं बनाना है मुझे, 20 न्यूटन मीटर बनाना है। इस केस में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आप बोलोगे बस 20 न्यूटन लगाओ काम बन जाएगा। इसमें कितना लगाना पड़ेगा, तो आंसर है 40 लगाना पड़ेगा, 40 न्यूटन, ठीक है। तो आप देख रहे हो, जब मैं बीच में फोर्स लगाऊंगा हैंडल के, अगर बीच में फोर्स लगाता हूँ डोर को ओपन करने के लिए, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके डोर रोटेट करेगा, क्योंकि उतना टॉर्क तभी जनरेट हो पाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल, अगर आप देखो एक क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन को समझ सकते हो, सारे टाइप समझ सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर करके, ठीक है। डोर क्यों प्रोवाइड होता है हैंडल के पास, ताकि दिस इज डन so that the required torque can be generated by applying minimum force, ठीक है। इस केस में क्यों हो रहा है, since distance perpendicular distance between axis of rotation and point of application of force is maximum here. Point of application of force is maximum, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम है ना। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इज मैक्सिमम
ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया था, ठीक है, उसी चीज़ को लिखा है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो जैसे कि क्या, जो स्पैनर है, जो टूल्स होते हैं हमारे, जो स्पैनर है, इसमें हमें लॉन्ग हैंडल क्यों मिलता है, ये स्पैनर में, ठीक है, लॉन्ग हैंडल मिलेगा। जितना ज़्यादा लॉन्ग हैंडल रखेंगे, ये डिस्टेंस है ना, इसको रोटेट कराता है, बेसिकली आपने देखा होगा, इसको रोटेट कराता है, जो भी नट हमें टाइट करना है, लूज़ करना है, ठीक है। तो जितना लंबा ये हैंडल होगा, उतना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या है, आर क्रॉस है, आर बढ़ जाएगा, तो मुझे कम से कम फोर्स में ही रिक्वायर्ड टॉर्क इसको रोटेट करने के लिए, नट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए चाहिए, वो मिल जाएगा, ठीक है, कम से कम फोर्स में, ठीक है। ये तो एक मिनिमम वैल्यू है ना इसकी, टॉर्क की जब रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो कम से कम फोर्स में ये, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि, और एग्जांपल क्या है इसका, हाँ, ठीक है, स्पैनर हो गया, रेंच हो गया, इसके अलावा जो व्हील है ना, व्हील है, या फिर हैंड फ्लावर है ना, जेल में चक्की पीसने, आटा पीसने की चक्की जो होता है, ठीक है, हैंड ऑफ फ्लावर, तो हैंड फ्लावर व्हील, हैंड फ्लावर ग्राइंडर, ठीक है, उसको पीसने के लिए, अगर देखा होगा आपने ध्यान से कभी मूवी वगैरह में, या देखा भी होगा पहले, अब तो यूज़ कम ही करते हैं इसको। तो जो ग्राइंडर होता है, हैंडल होता है इस फ्लावर ग्राइंडर का, ये साइड में होता था, ठीक है, साइड में क्यों, क्या कि ये क्या डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, पिवट पॉइंट बीच में होगी, ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सारे आंसर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हम टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, बेसिकली क्या है नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज, हाउ टू चेंज, या फिर कैन बी चेंज, ठीक है। दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है, ओके, बाय चेंजिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो, एक डिस्क थी और इसका ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या रोटेट करेगा, आपका आंसर है यहाँ रोटेट करेगा, ऐसे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। ये फोर्स है, इस 6 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, किधर रोटेट करेगा, इधर। कहाँ लगाया फोर्स, इधर। सेम व्हील पे अगर मैं फोर्स कहाँ लगाता हूँ, सेम फोर्स यहाँ लगा दिया मैंने, अब कहाँ रोटेट करेगा, आंसर है ऐसे रोटेट करेगा। तो मैंने कैसे चेंज किया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ था, यहाँ पर ये डायरेक्शन फोर्स की वही है, सेम फोर्स है, ठीक है, और रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर दो, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी है, ओके, एक बार देखता हूँ मैं, आपको क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसी पॉइंट पे इधर फोर्स लगाता हूँ, कहाँ रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। अब इसी पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, इधर फोर्स लगाता हूँ, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब कहाँ रोटेट करेगा, ऐसे। तो दो तरीके मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने का। पहला तरीका क्या करो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोन को चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ किया, या फिर फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दो। दो तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसको देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया मोशन ऑफ डोर का, एक डोर का एग्जांपल होगा टॉर्क का, ठीक है। ओपनिंग ऑफ डोर का एग्जांपल एक हो गया, ठीक है। और फ्लावर ग्राइंडर का एग्जांपल हो गया, ठीक है, उसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। इसके बाद
स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, स्टीयरिंग व्हील को टर्न, स्टीयरिंग व्हील, टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ओके, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए जब जो भी ड्राइविंग करते हैं आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप ड्राइविंग नहीं करते तो कभी, तो स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको, ठीक है, तो इससे मैं डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता हूँ स्टीयरिंग व्हील की, जब मैं फोर्स क्या लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील के फोर्स क्या लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो कैसे रोटेट करेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टीयरिंग व्हील में फोर्स का लगा रहा हूँ, अगर ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, उसी हाथ से ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, कहाँ रोटेट करेगा ये, तब रोटेट करेगा ऐसे। सेम फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे रोटेट करेगा, व्हील है देखो मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ उसको, यहाँ फोर्स लगाया मैंने, यहाँ रोटेट करेगा, ऊपर लगाया तो ऐसे रोटेट करेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, नए एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी वीडियोस एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर क्लास 10 का कोई ये वीडियो दिखेगा, ठीक है, हेल्पफुल लगती है और आप चाहते हो कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, इस पर तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे नहीं टॉपिक बाय टॉपिक बताना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वैसे आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो क्या है, बाईसाइकिल में। देखो बाईसाइकिल में क्या करते हैं हम, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा एक्सेल, है ना, यहाँ पर हम फुट पेडल होता है, ठीक है, और फुट पेडल भी इतना डिस्टेंस पे क्यों है, ताकि फिर से अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ सके। तो यहाँ पेडल मैं अप्लाई करूँगा फोर्स, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, टॉर्क ज़्यादा क्रिएट होगा, और साथ ही साथ जो व्हील रोटेट करेगी एक्चुअली वो तो यहाँ है ना, जो रियर व्हील है वो तो यहाँ है, फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इस रीजन में, और जो रोटेट होगा यहाँ पर, टॉर्क क्रिएट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पिवट पॉइंट, यहाँ से तो रोटेट करेगा व्हील, रियल व्हील यहाँ तो रोटेट करेगा। तो मैंने क्या किया, इस पैडल को यहाँ बनाया, इस पैडल को यहाँ बनाया ताकि क्या हो जाए, फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाए, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम एफर्ट में मैं जो रिक्वायर्ड टॉर्क है रोटेट, इसको रोटेट करने के लिए ताकि साइकिल चले, वो क्रिएट कर सकता हूँ। एक बार फिर से, फोर्स मैंने पैडल को यहाँ बनाया, ठीक है, जो फ्रंट व्हील के पास, ठीक है, फ्रंट व्हील के पास मैं पैडल मारता हूँ ताकि क्या हो, जो फोर्स क्रिएट हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट से बढ़ जाए। इससे क्या होगा, ज़्यादा फोर्स या फिर कम एफर्ट में, कम फोर्स में मिनिमम जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो क्रिएट हो जाएगा, और कम एफर्ट में हम, कम एफर्ट लगाई हम बाईसाइकिल चला सकते हैं, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आई होप ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा। इसके बाद रेंच वाला एग्जांपल, मैंने स्पैनर वाला आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। जैक स्क्रू भी आपने देखा होगा, तो जैक स्क्रू में भी जितनी भी मशीन है बेसिकली उसमें हमें लॉन्ग हैंडल, जहाँ भी रोटेट करना है हमें लॉन्ग हैंडल लेना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, कम एफर्ट में मैक्सिमम टॉर्क हम जनरेट कर सकें, ठीक है। ये बात होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जो क्या है, कपल। समझते कपल क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में अभी तक जो हमने कहानी देखी वो आधी थी, कंप्लीट कहानी नहीं थी, ठीक है। जब भी रोटेशन होगा वहाँ एक नहीं कपल एक्ट करेंगे, दो फोर्स एक्ट करेंगे, टू फोर्स है। तो कपल क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। अब आप बोलोगे कि मैंने डोर के एग्जांपल में तो एक ही फोर्स बताया था और रोटेशन भी हुआ, दूसरे फोर्स की तो बात ही नहीं की थी। तो देखो उसमें क्या था, उसमें जो दूसरा फोर्स था वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये। जब मैं डोर का एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है,
जो दूसरा फोर्स है ना, ये जो एक्सेस पॉइंट है यहाँ लगा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, जो क्या कर रहा है उसको, ये जब मैं इसको फिक्स कर दिया तो यहाँ मैंने फोर्स लगाया, तो यहाँ से भी एक दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन पैरेलल और इक्वल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो उसको रोटेट करा रहा है, जिसको रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कपल है, ठीक है। कपल का एक एग्जांपल आपको देखता हूँ सामने सामने, देखो इसमें क्या करता हूँ, देखो जब मैं इस कैप को ओपन करना है मुझे, तो मैंने कैप को ओपन कैसे किया, ये 2-3 फिंगर्स लिए, 2 फिंगर्स और थंब, और देखो थंब से, अगर ध्यान से देख पाओ, थंब से मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स इधर लगा रहा हूँ, थंब से मैंने फोर्स कहाँ लगाया, इधर, ठीक है, क्लॉकवाइज, और इससे भी क्लॉकवाइज लगाया, लेकिन डायरेक्शन कहाँ इधर है फोर्स की, इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर है थंब से, और इसमें इधर है, ठीक है, सेम बॉडी में है, बिल्कुल है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में, इसे बोलेंगे कपल। तो जब भी कपल ही क्या करेगा, कपल ही रोटेशन मोशन क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसा एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, इसको यहाँ समझाता हूँ। क्या बोला मैंने, देखो जब मैं कैप को ओपन कर रहा हूँ जैसे, तो मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है मेरा यहाँ पर और एक फोर्स यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल है, पैरेलल है और ऑपोजिट। पैरेलल है, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट होगा, ये कपल बनेगा। पिवट पॉइंट इस केस में इधर हो जाएगा, इसमें पिवट पॉइंट जैसे डोर के केस में किनारे, दूसरा फोर्स भी है वहाँ, रिएक्शन फोर्स जो हो रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स भी डेफिनेटली होगा, तो वहाँ पर भी कपल है, ठीक है, ठीक है। और ये सिंगल को मैं टॉर्क बोलूँगा, ठीक है, सिंगल जो रोटेशन इफेक्ट है उसको टॉर्क बोलूँगा, 2 फोर्सेज जो कंसिडर करे कपल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद तो कपल के एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कपल क्या होता है। ओके, एग्जांपल जैसे कि ये कार रेंच, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हमें कभी टायर कार का पंचर हो जाता है तो हमें कार रेंच को यूज़ करना पड़ता है, इसको रोटेट करते हैं बेसिकली, है ना, यहाँ से रोटेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर भी कपल क्रिएट होगा, यहाँ से ऑपोजिट हमें रोटेट करना पड़ता है, यहाँ से फोर्स लगाऊँ, यहाँ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो यहाँ पर भी कपल कंस्टिट्यूट से रोटेट करेगा। ओके, टर्निंग ऑफ टैप को रोटेट कर रहा हूँ मैं, उसको ओपन करने के लिए, वो हो गया बॉटल ओपन करने के लिए, ठीक है। व्हील जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो स्टीयरिंग व्हील को इधर से यहाँ पर, ठीक है, जैसे व्हील है तो यहाँ से इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इधर इसमें कपल। ओके, लॉक को ओपन कर रहे हैं तब भी कपल। तो बहुत सारे एग्जांपल है कपल के, ठीक है। अब एक पॉइंट आ जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला कैसे होगा इसका, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी है और इसका पिवट पॉइंट ये रहा, ये पिवट पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया और इधर भी कितना होगा, एफ फोर्स होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है क्योंकि, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है। यहाँ से पिवट पॉइंट सपोज बीच में, इस केस में बीच में, ठीक है। हो सकता है ये आगे किनारे हो जाए, ज़रूरी नहीं हो फिर बीच में हो, लेकिन हम अभी एक केस ले रहे हैं जिसमें बीच में, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा इसलिए d/2 और ये भी कितना होगा d/2, ठीक है। ओके, इसमें देखो तो मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा, मोमेंट ऑफ कपल देखो, दिस इज, पहली बात ये वाला फोर्स जो इधर है ना, कितना टॉर्क अप्लाई कर रहा है, ठीक है। टॉर्क अप्लाई बाय दिस फोर्स, ठीक है। टॉर्क क्रिएटेड बाय फर्स्ट फोर्स कितना होगा, तो आंसर है क्या होता है, टॉर्क फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, ये बताया था मैंने। तो दिस इज फोर्स इनटू d/2 ये होगा। ओके, सिमिलरली टॉर्क क्रिएटेड बाय सेकेंड फोर्स कितना होगा, तो आंसर है ये मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन ये क्या है, ये, और इन दोनों को ऐड करूँगा तभी तो कपल बनेगा। इन दोनों फोर्सेस से तो क्या बन रहा है, कपल बन रहा है। तो मोमेंट ऑफ कपल कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल विल बी सम ऑफ दिस टू, एफ d/2 प्लस एफ d/2, दिस विल इक्वल टू, इसको ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 2f इंटू d/2, दिस इज f इंटू d। तो मोमेंट ऑफ कपल कितना आया, फोर्स
आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है, कोई भी एक फोर्स क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, और इन दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस उसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा। और वो बात ध्यान रखना बीच में ही होगा, ठीक है, जब कपल एक्ट करेगा तो बीच में ही होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल होना चाहिए, उससे डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बीच में ही होगा वो। ओके, वो मैं जो बोला था मैंने कि बीच में नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा बीच में होगा इस केस में, कपल के केस में। इसके बाद ठीक है, तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा इसका भी, क्योंकि ये भी क्या है, मोमेंट ऑफ कपल भी क्या होगा, इसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर ही होगी, अगेन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं बात करनी वो है काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे पहले, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, समझते इस चीज़ को। जैसे कि एक बॉक्स है, ग्राउंड पे रखा है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, हैवी बॉक्स है बहुत, मैंने फोर्स लगाया इस पर और ये मूव नहीं करा, तो मैं क्या बोलूँगा, ये बॉक्स इसमें इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये इस पर जितने भी फोर्स, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है पहले देखो, इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो सरफेस लगाएगा ना, इसका रिएक्शन फोर्स, जो वेट की अगेंस्ट जो क्या कर रहा है, ये जो बॉडी है ये एक वेट लगा रही है, फोर्स लगा रही है ग्राउंड पे, वो ग्राउंड भी एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, ये लगा रहा है, क्योंकि ये फोर्सेस है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और एक फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये मूव नहीं कर रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ बहुत हैवी बॉक्स से मूव नहीं कर रहा है, तो ये सारे फोर्स का सम कितना हो गया, एफ नेट कितना हो गया, 0। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन को मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम। तो क्या हुआ इक्विलिब्रियम, व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 और द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 इवन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इसकी दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, एक होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, देखो, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, जो एग्जांपल अभी दिया ना वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का था, ठीक है, जो एग्जांपल अभी दिया है बुक, आपके बुक में भी एग्जांपल दिया है, ठीक है, और टेबल एक लाई कर रही है, बुक एक लाई कर रही है टेबल पे, तो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बैलेंस है वो, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है, और भी एग्जांपल है, बीम बैलेंस का एग्जांपल भी दिया दिखा, जैसे कि बीम बैलेंस में क्या होता है, कुछ इस तरह से, सपोज यहाँ पर दोनों में सेम वेट रखा है, 50 न्यूटन, ठीक है, बीम बैलेंस में, तब किस में ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये मूव नहीं, इसमें फोर्सेस लग रही है, इसका फोर्स, रिएक्शन फोर्स, तब भी क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ओके, तब भी ये रोटेट नहीं कर, इसमें बेसिकली रोटेशन की बात आ जाएगी, है ना, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये भी जब भी समझ लो अगर बॉडी रेस्ट में और उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो किस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब एक बॉडी मूव कर रही है, ओके, उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल हो जाएगा हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। क्या इससे भी बेटर एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि बिल्कुल ये भी हो जाएगा, है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो सन है, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, सन कह रहा हूँ, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन भी लग रहा है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेट फोर्स कितना है इस अर्थ पे, 0 है, नेट फोर्स इस पर 0, ओके,
दैट इज दिस इज एन, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। नेट फोर्स कितना है, 0 है। अगर फोर्स लग रहा होता है इस पर, नेट फोर्स 0 नहीं होता, तो ये क्या करती, एक्सेलरेट करती, बिकॉज हमें पता ना F इजिकल टू एम ए, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। फोर्स अगर 0 नहीं होता तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो, जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है इसमें, है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और भले ही उसमें नेट फोर्स, और उसमें नेट फोर्स तब भी क्या लगे, 0 लगे, ठीक है। ये एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी बात। जैसे कि एग्जांपल क्या है आपकी बुक में जो दिया है, रेन ड्रॉप्स का, ठीक है। अब देखो रेन ड्रॉप्स का क्या होता है, रेन ड्रॉप जब फॉल हो रही है, ओके, तो उसको क्या कर रहा है, उनका वेट है, अर्थ पुल कर रही है, वेट से फुल फोर्स, एक फोर्स है, ये पुल हो रही है, एक्सेलरेट करेगी, रेन ड्रॉप जब इनिशियली फॉल होगी। लेकिन क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, एटमॉस्फेयर ड्रैग क्रिएट करेगा, ठीक है। बेसिकली जो विस्कस फोर्स क्रिएट करेगा, ड्रैग क्रिएट करेगा, इसके बारे में आप 9th पे पढ़ चुके हो ना, ड्रैग क्रिएट करेगा, ओके। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जब लेवल में डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह, ओके। ये ड्रॉप, वाटर ड्रॉप नीचे जाने लगेगी तो क्या होगा, स्टार्टिंग में इसकी कुछ एक्सेलरेट करेगी, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस वेट और द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये एक्सेलरेट करेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, इसकी स्पीड कुछ टाइम बाद, ठीक है, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, इसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से फॉल करती है, कांस्टेंट स्पीड से फॉल करती है। इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, हाँ सारे बिल्कुल लग रहे हैं, इसका खुद का वेट लग रहा है, अर्थ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, और ड्रैग लग रहा है, ठीक है, जो एयर रेजिस्टेंस है, बेसिकली एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो भी लग रहा है। लेकिन फिर भी नेट फोर्स कितना है, 0, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं उसे। तो ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया, एक स्टोन को टाई किया, उसको रोटेट करा रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स में भी 0 है, ओके। आई होप एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन देखो जो मैंने अभी बताया आपको, द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on the body should be 0, acting on the body should be 0, ठीक है। जितना भी जो भी फोर्स लग रहे हैं, सब फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होना है, 0 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो वो क्या है, देखो, द एल्जेब्रिक सम of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should be 0। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे कि देखो, जो मैंने बैलेंस का एग्जाम्पल दिया था ना, बीम बैलेंस का, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब अगर सपोज यहाँ पर वेट ज़्यादा हो जाए, 50 न्यूटन, यहाँ पर वेट कितना हो जाए, 10 न्यूटन, क्या होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, इधर रोटेट करेगा ये। लेकिन अगर ये वेट ज़्यादा हो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन अगर बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सपोज 20 न्यूटन है यहाँ, ठीक है, यहाँ 20 न्यूटन है। मैंने अब आपको बताया था नोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लोगे, प्लस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये प्लस हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज माइनस, इनका सम कितना है, एल्जेब्रिक सम 0, आई कंडीशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम तब होगा जब
नेट फोर्स 0 होगा। और अगर मूवमेंट की बात करें, रोटेशनल मोशन की बात करें, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, ये सारे जितने मूवमेंट है उनका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। और इसी से हमारा बनता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मूवमेंट अभी जो हमने पढ़ा वही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एट इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी एग्जाम्पल से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक एग्जांपल आपकी बुक में एक एक्टिविटी फॉर्म में उसको भी देख लेते हैं, उसे समझ में आएगा। बीम बैलेंस का इसके प्रिंसिपल कौन वर्क करता है, प्रिंसिपल मूवमेंट के। अब बीम बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल मूवमेंट। बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएगा। एक चलो वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल मूवमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन में कुछ नहीं है, वही चीज़ बताइए ना। तो एक एक्टिविटी दी है, उससे वेरीफाई किया। तो क्या लिया, एक रूलर लिया है। ठीक है, एक रूलर लिया है, ठीक है, मीटर रूलर। और इसमें क्या किया, उसको इसको एक बीच में इसके पॉइंट पे एक सपोर्ट से हमने हैंग कर दिया। एक मीटर रोलर को ऐसे हैंग कर दिया। अब इसके एक साइड में क्या किया हमने, कुछ डिस्टेंस पे कुछ वेट हमने अटैच कर दिया, और इधर भी कुछ डिस्टेंस पे वेट अटैच कर दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर नहीं रखें, ये ध्यान रखना। बराबर रख सकते थे, नहीं रखे हम। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये कितना है, सपोज समझने के लिए N1 ले लेते, जो L1 L2 ले लेते, नंबर भी ले लेंगे। ठीक है, नंबर कितना है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ, और ये वेट कितना है, W1 और W2। मैं क्या देखता हूँ, मूवमेंट कैसे निकालूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये मूवमेंट का फॉर्मूला, मूवमेंट बेसिकली टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। चलो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा, वो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट ये रहा, देखो जैसे बंदा है। तो W1 फोर्स क्या है, W वेट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, वो कितना होगा, W2 इंटू L2। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में अगर ये इक्विलिब्रियम में ये बैलेंस हो गया, अगर बैलेंस हो गया इक्विलिब्रियम में, तो क्या होना चाहिए, W1 L1 W2 L2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप नंबर से भी कर सकते हो। अगर ये बैलेंस में तो डेफिनेटली क्या होगा, सपोज ये वेट कितना है, 20 है। ओके, तो डेफिनेटली ये 30 होगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखोगे जब लैब में। ठीक है, तब पता चलेगा इससे। ठीक है, ये बराबर ही आएगा, लेकिन 15 × 20 के 30, 20 के 15 कितना हो रहा है, 30 है ना, 300। अब यूनिट को छोड़ो, अब यूनिट भी देख सकते हैं हम एग्जैक्टली। तो ये कितना आ रहा है वैसे, न्यूटन पर सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर। 30 इंटू ये भी बराबर आ रहा है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या फिर इनका सम जो होगा, इसको प्लस लूँगा, इसको माइनस, वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं आगे वीडियो बनाने की एनर्जी मुझ में नहीं रही, मुझे लगा था कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बट नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगर किसी को पढ़ना है आगे, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितने भी चैनल में सब्सक्राइबर मेरे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है वो क्लास 12th के हैं। ठीक है, 10th वालों के लिए ये वीडियो बनाई थी मैंने। ठीक है, अगर कोई देखता है इसको और उसको ये बेनिफिशियल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक होगा प्लीज़ देना। ठीक है, 12th के लिए भी मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियोज़ बनाना। ठीक है, 10 का मैंने स्टार्ट किया आज। ओके, तो जो भी फीडबैक आपको देना, आगे कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ बताना, आगे की वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्वेश्चन भी करा दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है।